कहानी की शुरुआत एरल के घर से होती है जहां वो अपने परिवार के साथ दोपहर का खाना खा रहा था। हवा में काफी एक्साइटमेंट का माहौल था। एरल के पिता इस बात से हैरान थे कि उनका बेटा इतना शांत कैसे था। उन्होंने अपनी चिंता बताई कि वो पिछली रात इस बात को लेकर सोई भी नहीं पाए कि एरल को कौन सी हीरो क्लास मिलेगी। उनकी माँ भी बहुत एक्साइटेड थी और उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस जताया कि उनके बेटे को जरूर कोई शानदार क्लास मिलेगी। एरल की बड़ी बहन ने विश्वास के साथ कहा कि उसका भाई अपने सभी क्लासमेट्स को पीछे छोड़ देगा और सबसे बेहतरीन क्लास पाएगा। माँ ने तो यहाँ तक सोचा कि उनका अट्रैक्टिव बेटा अपने चार्म से सभी लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा, जिससे बहन को ये चिंता होने लगी कि वो उससे दूर हो जाएगा। लेकिन एरल अपने परिवार के काल्पनिक दुनिया से ज्यादा जमीनी हकीकत में था। वो मनी मन ये सोच रहा था कि वो बस एक आम इंसान बनकर रह जाएगा और इस पूरी अटकलबाजी का कोई मतलब नहीं था। एरल की दुनिया में जब लड़के 10 साल के होते हैं तो एक उच्च पोजीशन उन्हें हीरो क्लास के गिफ्ट देती है, जिससे वो किसी खास स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अब ब्लेसिंग सेरेमनी का दिन आया। सभी 10 साल के बच्चे स्कूल के हॉल में इकट्ठा हुए थे। एक पुजारी ने समारोह शुरू किया। उन्होंने पहले लड़के के माथे पर हाथ रखा। लड़का तुरंत आग और भारी हथौड़ों की इमेजिनेशन करने लगा और काफी खुश भी हो गया। पता चला कि वो एक लोहार बना है। वो खुशी खुशी अपने पिता के पास लौटा। पुजारी ने फिर बाकी स्टूडेंट पर काम करना शुरू किया। जब एरल की बारी आई तो उसकी बहन ने जोरदार आवाज में कहा कि उसे जरूर कोई खास ब्लेसिंग मिलेगी। उसका परिवार चेयरिंग कर रहा था और एरल पुजारी की ओर बढ़ा। वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे क्योंकि एरल के माता पिता एक स्वॉर्ड प्रिंस है और एक आर्क में महान हीरो थे और सबको उम्मीद थी कि एरल को भी कोई एडवांस क्लास मिलेगी। एरल ने पुजारी के पास पहुंचकर आंखें बंद कर ली और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश की ताकि उसे भी कोई इमेज दिखाई दे। उसने इंतजार किया लेकिन उसके दिमाग में पूरी तरह से खालीपन और अंधेरा था। पुजारी ने जब अपना हाथ हटाया तो उनके चेहरे पर गहरा सरप्राइज था। उन्होंने पूरे हॉल में अनाउंसमेंट की कि एरल का कोई भी आशीर्वाद नहीं मिला है। वो एक रियल क्लासलेस हीरो का मामला था। एरल के परिवार की एक्साइटमेंट तुरंत निराशा में बदल गई। उन्हें लगा कि उनके साथ पूरी तरह से धोखा हुआ है और टैलेंटलेस फेलियर के रूप में एरल का भविष्य बर्बाद हो गया। उनके महान परिवार के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सदमा था। अगले दिन निराशा के बावजूद एरल ने अपनी जिंदगी सामान्य ढंग से शुरू कर दी और नॉर्मल तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। उसके माता पिता ने उसे एश्योरेंस दिया कि वो उसे घर से नहीं निकालेंगे और वो वहीं रह सकता है। रोयल ने बताया कि वो ठीक है और वो मुखतखोर नहीं बनना चाहता बल्कि खुद को साबित करेगा। उसकी बहन ने तुरंत उसे सपोर्ट देने का वादा किया। अपने परिवार को इतना ज्यादा चिंता में देखकर एरल ने उन्हें याद दिलाया कि वो हमेशा से अपनी माँ के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता आ रहा है, इसलिए बिना किसी क्लास के भी वो किसी काम आ सकता है। हालांकि उसने मन ही मन सोचा कि उसकी माँ एक भयानक टीचर थी क्योंकि वो ट्रेनिंग में हमेशा अपनी इनक्रेडिबल ताकत का इस्तेमाल करती थी और रॉयल को हवा में उड़ा देती थी। रॉयल की माँ खुशी थी कि उनका बेटा इतना समझदार था, जबकि पिता ने सोचा कि वो शायद सच में कोई असली नौकरी हासिल कर पाएगा। जब परिवार ने उस पर फिर से बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया तो एरल इस दुलार से तंग आ गया। उसे लगा कि वो दया का पात्र बन गया है। वो तुरंत वहां से उठा और अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए निकल गया। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचकर एरल ने स्पोर्ट्समैन क्लास के दो स्टूडेंट को अपनी तलवारों से लड़ते हुए देखा। उनकी चालों में उनकी क्लास के कारण एक नेचुरल सिंपलनेस थी। लड़कों ने एरल को देखा और मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वो बिना किसी क्लास के यहाँ क्या कर रहा है। एरल ने शांति से कहा कि वो उन्हीं की तरह ट्रेनिंग लेने आया है। लड़कों ने हंसते हुए बताया कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी क्लास ने उन्हें पहले से ही इतनी एबिलिटी दे दी है। वो तो बस मजे कर रहे थे। उन्होंने अपनी क्लास में मिले एबिलिटी को शो करने के लिए फिर से ड्यूल शुरू कर दिया। एरल ने देखा कि उनके मूवमेंट सिंपल थे लेकिन उनमें स्ट्रेटजी और इंटेंस कंसंट्रेशन की कमी थी। एरल ने उन्हें चुनौती दी कि वो उससे लड़े। एक लड़के ने बिना क्लास के उन्हें चुनौती देने पर हंसा, लेकिन एरल ने शांति से सोचा कि उसे क्लास की जरूरत नहीं है। इंसल्ट महसूस करके उस लड़के ने एरल को सबक सिखाने के लिए उसकी चुनौती एक्सेप्ट कर ली। लड़ने से पहले लड़के ने एरल को प्रोटेक्शन ब्लेसिंग के बारे में याद दिलाया। एरल ने इस बात के श्योर किया कि वो अपनी जान नहीं गवाएगा और लड़के को डुअल के लिए तैयार होने को कहा। एरल ने लगातार सेल्फ कॉन्फिडेंस से लड़के को और गुस्सा दिला दिया। गुस्से में आकर लड़के ने एरल पर अपनी तलवार से पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन एरल ने उसे आसानी से रोक दिया, जिससे लड़का पूरी तरह से चौंक गया। फिर एरल ने एक और स्लैश से बचाव किया और तुरंत लड़के को एक सटीक पारी में फंसा दिया। लड़के का साथी जो ये सब देख रहा था चिल्लाया कि वो मजाक ना करे और मैच खत्म करे, लेकिन लड़के ने कहा कि एरल से लड़ना मुश्किल था। जैसे ही वो लगातार लड़ते रहे तो लड़की को एहसास हुआ कि वो अपनी क्लास की शक्ति के बावजूद एरल को अकेले नहीं हरा सकता। उसने धोखाधड़ी का सहारा लिया और अपने साथी को एरल पर मिलकर हमला करने के लिए कहा। दूसरा लड़का पीछे से कूदा। एरल ने उस हमले को महसूस कर लिया और तेजी से उससे बच गया। दोनों लड़की अब एक दूसरे से बहस करने लगे कि किसने पहले रूल्स को तोड़ दिया है। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एरल ने ये कंक्लूजन निकाला कि उनकी क्लास ने उन्हें पर्सनल पावर तो दी थी लेकिन टीम वर्क या फाइट की समझ नहीं दी थी। एरल ने बिजली की तेजी से हमला किया। उसने पहले लड़के की तलवार को इतनी परफेक्शन से डिमर्स किया कि वो दूर जाके गिरी और तुरंत दूसरे लड़के के कंधे पर
अपनी तलवार के बट एरिया से हमला किया। दोनों स्वॉर्ड्समैन जमीन पर गिर पड़े थे। वो हार से हक्के बक्के रह गए। क्लासलेस एरल ने उन्हें केवल अपनी हार्ड ट्रेनिंग और अच्छी स्ट्रेटजी से हरा दिया। एरल ने चुपचाप अपनी तलवार को वापस रखा और अपना नॉर्मल ट्रेनिंग जारी रखा, ये साबित करते हुए कि स्ट्रॉन्ग होने के लिए किसी क्लास की नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन और एबिलिटी की जरूरत होती है। दोनों लड़के अभी भी जमीन पर पड़े हुए बहस कर रहे थे। दोनों लड़कों को जमीन पर गिराकर एरल ने शांति से कहा कि वो लड़ाई जीत गया है, लेकिन दोनों लड़कों को गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगे कि एरल ने तब हमला किया जब उनका ध्यान भटका हुआ था। उन्होंने एरल से दोबारा लड़ने के लिए मांग की। एरल ने बड़ी आसानी से हाँ कर दिया, मगर इससे पहले कि वो दोबारा लड़ना शुरू करते, उनके पीछे खड़े एक लाल बालों वाला लड़का उन्हें चेतावनी देता है। उसने उन्हें याद दिलाया कि अगर वो फाइट के मैदान में नहीं जीते तो ऐसे फालतू बहाने नहीं चलेंगे। उनका ध्यान भटका हुआ था। लाल बालों वाले लड़के ने कहा कि वो दोनों सभी तलवारबाजों के लिए एक कलंक है। उन दोनों लड़कों में से एक ने लाल बालों वाले लड़के को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने उसे शांत किया और फुसफुसाकर लाल बाल वाले लड़के की ऊंची हाई पोजीशन की याद दिलाई। फिर लाल बालों वाला लड़का एरल के पास आया और पूछा कि वो स्वॉर्ड प्रिंसेस फराह का बेटा है। जब एरल ने सिर हिलाया तो उस लड़के ने उसकी ठोस तलवारबाजी सीखने के लिए एरल की तारीफ की। हालांकि उसने तुरंत ही एरल को याद दिलाया कि जिन दो तलवारबाजों को उसने अभी हराया वो सिर्फ नासमझ और अनएक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं। फिर उसने अपनी तलवार एरल की ओर तान दी और उसे असली लड़ाई के लिए चुनौती दी। लाल बालों वाले लड़के ने कहा कि वो एरल को सोर्ट्समैन क्लास की असली ताकत साबित करके दिखाएगा। इस बीच पीछे खड़े दोनों हारे हुए लड़के आपस में फुसफुसाए कि वो गांव के सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है। लाल बालों वाले लड़के ने अपनी पहचान की। एरल को याद आया कि इवान अक्सर उसकी माँ से मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते थे। एरल ने सोचा कि ये प्यार दिखाने वाला लड़का तो अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, और वो सरप्राइज हुआ कि ये बड़ा होकर ये भी इवान की तरह रूखा सूखा आदमी बन जाएगा। लाल बालों वाले लड़के के कंधे कांपने लगे। उसने अपने माता पिता इवान की तारीफ की कि वो एक शक्तिशाली तलवारबाज और समझदार टीचर है। उसने नाराजगी से कहा कि उसके माता पिता ने इतने अच्छे गुण होने के बावजूद एरल की माँ ने गलत तरीके से सबसे मजबूत तलवारबाज का खिताब उसके पिता से छीन लिया था। उसकी इच्छाएं भारी बातों से सुनकर एरल को समझ आ गया कि ये लड़का सिर्फ अपनी निराशा उस पर निकाल रहा है, क्योंकि वो उसकी माँ से नफरत करता था। जब एरल ने उसे पकड़ लिया तो लाल बालों वाला लड़का शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने एरल से पूछा कि क्या वो यही सोचता है। एरल ने कंफर्म किया कि उसकी माँ ही उनके गांव की सबसे शक्तिशाली लेडी है। इस बात पर लड़के ने गुस्से में कहा कि उसे अपने पिता से सबसे अच्छी तलवारबाजी का टैलेंट विरासत में मिला है, इसलिए वो एरल को हराकर ये साबित करेगा कि उसका परिवार बेहतर है। थोड़ा शांत होने के बाद लड़के ने एरल को बताया कि वो 1 साल पहले ही सोर्ड्समैन बन गया था और तब से वो अपने पिता के गाइडेंस में कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। अपने इस स्ट्रगल के कारण लड़के को लगा कि उसके हारने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि एरल ने उसे याद दिलाया कि उसने भी अपनी शक्तिशाली माँ से गाइडेंस हासिल किया है, इसलिए वो भी उससे हारने वाला नहीं है। दोनों लड़कों ने अपनी तलवार उठाई और लड़ाई शुरू हो गई। लाल बालों वाले लड़के ने पहले हमला किया। एरल ने तेजी से उसके हमले को रोका और पलटवार किया। दोनों के बीच एक भयंकर फाइट छिड़ गई। उन्हें एक दूसरे पर वार करता देख वो दोनों लड़के हैरान थे कि क्लासलेस होने के बावजूद एरल उस लाल बालों वाले लड़के का मुकाबला कर रहा था। लड़के को अपनी तलवार चलाते हुए देखकर एरल ने मान लिया कि वो अन्य दोनों लड़कों से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन उसकी चाल गुस्से से भरी थी। एरल ने उसके फिसलने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसे एक मौका मिला उसने हमला किया, लेकिन लड़के ने ट्विन क्लास नाम के एक स्किल का इस्तेमाल किया जिसने एरल को पीछे धकेल दिया और वो एक दीवार से टकराया। लाल बालों लड़का हैरान था कि एरल ने उसके पहले बार को रोक दिया, लेकिन उसने देखा कि एरल दूसरे बार से घायल हो गया था। एरल ने अपना पेशेंस खो दिया और उस लड़के की एबिलिटी के बारे में पूछा। लड़के ने समझाया कि ये सोर्ड्समैन क्लास का स्किल है जिसे क्लासलेस लोग रोक नहीं सकते। हालांकि एरल ने डिटर्मिनेशन किया कि वो इसे अपनी ट्रेनिंग से रोक भी सकता है, और लाल बालों लड़के ने उसकी प्रेसिशन की तारीफ की। कुछ दिन बाद सुबह देर तक एरल को खर्राटा लेता देख उसकी बहन उसे जगाने आई और उसे चुबन देकर उठाने की कोशिश की। इससे पहले कि वो उसे छू पाती, एरल उठ गया और अपनी बहन को ठोकर मारकर दूर कर दिया। एरल की बहन नाराज हो गई और जब वो नाश्ता करने के लिए कमरे से बाहर निकला उनकी मां मुस्कुराई और नाश्ता परोसा। परिवार के साथ बैठकर खाने लगे। एरल की बहन ने पूछा कि क्या वो फिर से ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। एरल ने सिर हिलाया जिससे उसकी बहन गुस्से में आ गई। उसने एरल से आराम करने और उसे अपना सपोर्ट देने के लिए कहा, लेकिन एरल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जाने के लिए खड़ा हो गया। उसकी बहन शॉक हो गई कि जब से एरल घर पर पिटकर आया तब से वो रोजाना ट्रेनिंग के लिए क्यों जा रहा है। फराह ने अपनी बेटी को अश्योरेंस दिया कि एरल ठीक रहेगा और बताया कि उनके बीच में एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में वो नहीं जानती थी। तलवारबाजी के मैदान से लौटने के बाद एरल की माँ फराह अपनी बेटी लिया को लेकर बाहर आई और एक संदूक खोला जो
टूटा हुए तलवार से भरा था। ये सीन देखकर लिया हैरान हो गई। उसकी माँ ने बताया पिछले कुछ दिनों से एरल कितनी कठोर ट्रेनिंग कर रहा था। फरा इस बात से खुश थी कि एरल को दूसरे बच्चों से डुएल करने में इंस्पिरेशन मिल रही थी। एरल का ये डिटर्मिनेशन देखकर लिया भी एक्साइटेड हो गई, लेकिन उसने फिर भी इच्छा जताई कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ एरल जैसे क्लासलेस लोगों के साथ भेदभाव ना हो। उसकी माँ ने उसके महान लक्ष्य पर मुस्कुरा दिया। इस बीच जंगल में एरल एक पेड़ पर बने ट्रेनिंग एम पर जोर से वार कर रहा था और फिर हमले के लिए पीछे हट गया। उसने ठीक वैसा ही ट्यून क्लासेस का प्रदर्शन किया जैसे लाल बाल वाले लड़के ने किया था। अपनी नई शक्ति से एरल खुश था। उसने सोचा कि लाल बाल वाले लड़के से पिटना उसके लिए फायदेमंद रहा। तभी झाड़ियों में छुपा एक गॉब्लिन चुपके से एरल को घूर रहा था। वो अचानक एक क्लब लेकर हमला करने के लिए बाहर कूदा, लेकिन एरल मुड़ा और ट्विन स्लाइस से उसे दूर कर दिया। अपने स्किल की शक्ति पर एरल खुश हुआ। अचानक उसके पीछे एक विशाल मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई थी। एरल ने मुड़कर गांव की सुरक्षा टीम को मॉन्स्टर के दिखाने की खबर देने का सोचा, लेकिन तभी उसने एक घबराई हुई चीख सुनी। आवाज पहचानी हुई लग रही थी, इसलिए एरल ने सिक्योरिटी को बुलाने का विचार छोड़ दिया। उसने सोचा कि उस व्यक्ति को चोट लगने से पहले उसके पास सिक्योरिटी को बुलाना समय नहीं है। उसने अपनी तलवार पकड़ी और खुद को मानसिक रूप से अश्योर किया कि वो ठीक रहेगा और चीख की ओर जंगल की तरफ भाग गया। सोर्स के करीब पहुंचकर एरल ने एक झाड़ी से झांक कर देखा। वहां लाल बाल वाला लड़का खून से लथपथ हाथ के साथ था। उसने देखा कि एक विशाल होबोगोब्लिन लड़की के ऊपर मंडरा रहा। एरल शॉक हो गया कि ये मॉन्स्टर कहां से आ गया। उसने जल्दी समझा कि लाल बाल वाला लड़का भी उसी तरह प्रैक्टिस कर रहा था और उसने कुछ जंगली गॉब्लिन्स को हरा दिया होगा, जिसने हॉब गॉब्लिन्स को अट्रैक्ट किया, जो उन गॉब्लिन्स का मुखिया था। हॉब गॉब्लिन लड़के को एक कोने में धकेल रहा था, जबकि एरल उसके पीछे गया और सबसे अच्छे कोण से हमला शुरू कर दिया। एरल ने हमला करने के लिए एक गहरी सांस ली। लाल बालों लड़का मन ही मन सोच रहा था कि अब खेल खत्म हो गया। हॉबगॉब्लिन ने अपना क्लब आखिरी बार के लिए ऊपर उठाया, लेकिन अचानक एरल ने टून स्लाइस हमले से उसे काट दिया। जब वो बड़ा मॉन्स्टर जमीन पे गिरा तो एरल ने सोचा कि उसने आखिरकार उस तकनीक से फुटवर्क में महारत हासिल कर ली है। लाल बालों वाले लड़के ने चलने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ा गया और एरल की बाहों में गिर पड़ा। एरल ने ध्यान दिया कि लड़के ने अपना प्रोटेक्शन ब्लेसिंग खो दिया था। एरल ने उससे पूछा कि क्या उसके पास घाव को ठीक करने के लिए हॉली वाटर। लड़के ने चुपचाप अपनी टूटी हुई पानी की बोतल की ओर इशारा किया जो जमीन पर पड़ी थी, इसलिए एरल ने उसे अपना होली वाटर पेश किया। जैसे ही लड़के ने पानी पिया उसके घाव गायब हो गए। एरल की बढ़ती हुई ताकत से लाल बाल वाला लड़का नाराज महसूस कर रहा था। एरल ने देखा कि लड़के की एनर्जी वापस लौट आई है और उसने पानी के लिए थैंक यू किया। फिर उसने एरल से उसकी शक्तिशाली स्किल के बारे में पूछा। एरल ने शांति से उसे याद दिलाया कि ये सिर्फ एक ट्विन स्लाइस है, लेकिन लड़की ने पूछा कि उसने बिना किसी क्लास के इसे कैसे सीखा, क्योंकि आम लोग स्पेशल स्किल को नहीं सीख सकते। एरल ने समझाया कि उसने इस तकनीक के लिए अपनी ट्रेनिंग को आगे तक लेके गया। लाल बालों वाला लड़के को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए एरल ने साफ साफ समझाया कि एक स्किल को पाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फिर एरल ने लाल बालों लड़के से कहा कि वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि उसने उसे इस स्किल से दर्जनों बार पीट कर इस तकनीक को समझने में मदद की थी। लाल बालों लड़का ये जानकर शॉक हो गया। एरल ने ये बताया कि वो अपने रीमैच में उसे हारने के लिए ट्विन स्लाइस स्किल का प्रैक्टिस कर रहा था। एरल ने डेडिकेशन से इम्प्रेस होकर लाल बालों वाले लड़के ने उसकी रीमैच चुनौती एक्सेप्ट कर ली। एरल ने उससे पूछा कि क्या वो पक्का है, लेकिन लड़के ने कहा कि एरल ने उसे बचाया और उसके घाव को ठीक किया, इसलिए वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है। एरल ये देखकर हैरान था। वो उपकारों का बदला चुकाना जानता था, जिस पर लड़का अपने बारे में एरल की कमराई से नाराज महसूस करने लगा। जल्दी दोनों लड़कों ने अपने तलवारें पकड़ी और एक ही समय पर ट्विन स्लाइस को अपने डुएल की शुरुआत की। लाल बालों लड़के को ये देखकर सदमा लग गया कि एरल ने उसके दोनों वारों को रोक दिया। तभी उसे एक अचानक हुए तीसरे वार से चोट लगी। उसने काफी शॉक तरीके से पूछा कि तुमने कैसे किया। एरल ने बताया कि उसने तीसरा स्लाइस भी जोड़ दिया था। लाल बालों वाले लड़के ने उसे याद दिलाया कि इसे ट्विन स्लाइस कहते हैं, लेकिन एरल ने समझाया कि उसे किसी क्लास से प्रीडिफाइंड एबिलिटी नहीं मिली है, इसलिए वो अपनी तकनीक को जो चाहे उसमें ढाल सकता है। एरल ने उस लड़के को बताया कि वो तीसरा वार उसने पहली बार सफलतापूर्वक मार दिया था, जिससे वो लड़का और भी ज्यादा निराश हो गया। लाल बालों वाले लड़के ने सोचा कि एक तलवारबाज की स्किल किसी से नहीं आनी चाहिए, इसलिए एरल ने उसे कहा वो एक और मुकाबले में ये साबित करके दिखाएगा। दोनों लड़कों ने एक बार फिर से अपनी तलवारें उठाई। लाल बालों वाला लड़का अब शांत हो गया था। उसने सोचा कि उसके पास एरल के मुकाबले तेजी का फायदा है। दोनों ने एक साथ अपनी ट्विन स्लाइस तकनीक का इस्तेमाल किया। लाल बालों वाला लड़का एरल के तीसरे वार पर नजर रखे हुए था, हालांकि तीसरे वार की तेजी ने उसे फिर से चौंका दिया। उसने वार को रोकने की कोशिश की, फिर भी वो वार उसे जमीन पर गिरा के मारा। एरल ने हारे हुए लड़के पर अपनी तलवार तान दी और कहा कि इसी रिजल्ट की उम्मीद थी।
लाल बालों लड़के ने उससे पूछा कि तीसरा वार इतना तेज क्यों है। एरल ने समझाया कि उसने ये तरकीब भी उसी से सीखी थी। एरल ने खुलासा किया कि वो जानबूझकर अपने पहले दो वार को धीमा रखता है और अपनी पूरी ताकत तीसरे वार पर लगाता है ताकि अपोनेंट को चौंकाया जा सके। पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हुए लाल बालों लड़के ने गुस्से में अपने दांत पीसे और हार मान ली। एरल जीत कर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद एरल का परिवार रात का खाना खा रहा था। एरल की माँ फरहा ने बताया कि इवान का बेटा गांव छोड़कर ब्रिया में ट्रेनिंग करने के लिए गया है। इस खबर पर हैरान होकर एरल ने पूछा कि ब्रिया क्या है। उसकी माँ ने बताया कि ब्रिया को सिटी ऑफ सॉर्ड कहा जाता है। उन्होंने बताया कि शादी से पहले वो भी वहाँ एक गिल्ड में ट्रेनिंग करती थी। ब्रिया के बारे में सुनकर एरल बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा कि ये उसके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है वहाँ जाने का और एक क्लासलेस हीरो के रूप में अपनी पूरी पावर का पता लगाया जा सकता है। कुछ साल बीत गए थे। एरल ने अब तक कई मुश्किल दिन देखे थे। उसने अपने जीवन में ठान लिया था कि चाहे लोग उसे क्लासलेस कहें, वो अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को साबित करेगा कि किसी पहचान की मुहर के बिना भी इंसान महान फाइटर बन सकता है। इसी सोच के साथ एक दिन उसने फैसला किया कि उसे अब ब्रेस्किया शहर जाना चाहिए। ब्रेस्किया एक ऐसा प्लेस था जहाँ से बहुत से महान योद्धा, तलवारबाज और जादूगर अपनी ट्रैवल शुरू करते थे। वहाँ की गलियों में हमेशा कवच की खनखनाहट और तलवारों की टकराहट और वीरों की गूंज सुनाई देती थी। एरल को उम्मीद थी कि वहाँ जाकर उसे बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिलेगा। वो एक गाड़ी में सवार हुआ जो ब्रिस्किया की ओर जा रही थी। उसी गाड़ी में एक पावरफुल भारी भरकम आदमी और एक तेज तर्रार दिखने वाली यंग वुमन बैठी हुई थी। आदमी की शक्ल देखकर ही लगता था कि वो एक बर्बर फाइटर है जिसकी ताकत किसी दानव से कम नहीं। वहीं यंग वुमन के पास दो तलवारें थी और उसका आत्मविश्वास उसकी आंखों से झलकता था। ट्रैवल के दौरान यंग वुमन ने उस पावरफुल फाइटर से कहा, क्यों न हम दोनों मिलकर एक टीम बना ले। तुम ताकतवर हो और मैं तेज हूँ, हम दोनों मिलकर किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। लेकिन वो आदमी तुरंत हंसते हुए बोला, मुझे उन लोगों के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं जो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर दिखावा करते हैं। लड़ाई का मतलब गंभीरता है, ना कि तमाशा। उसकी ये बात सुनकर यंग वुमन का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, मेरे कपड़े कोई दिखावा नहीं है, मेरी सोशल क्लास तेजी और बचाव पर आधारित है। बाकी कवच पहनने की मुझे जरूरत नहीं और ये क्लोथ ये भी मेरे काम आती है। दुश्मन अक्सर मेरी ओर देखकर अपना ध्यान खो बैठते हैं और उसी बीच मैं उन्हें मार गिराती हूँ। अब दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। गाड़ी का माहौल बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होता जा रहा था। लेकिन तभी कोचमैन ने ऊंची आवाज में कहा, आप दोनों के पास वंडरफुल एडवांस सोशल क्लास है, अगर उनका इस्तेमाल करने का समय है तो वो अभी है, आगे रास्ता बंद है। सबने आगे झांका देखा। सड़क पूरी तरह ऑर्क्स की भीड़ से घिरी हुई थी। उनकी लाल आंखें जल रही थी, दांत नुकीले थे और हाथों में बड़े बड़े हथियार थे। उनका राजा बीच में खड़ा था जिसकी ऊंचाई किसी पेड़ जैसी लग रही थी। ये देखकर पावरफुल फाइटर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर कहा, इतने सारे ऑर्क से तो पूरी सेना मिलकर भी नहीं लड़ सकती, अकेले तो नामुमकिन है। इतना कहकर उसने गाड़ी में बैठे माँ बेटे को धक्का दिया और खुद वहाँ से भाग निकला। उसके पीछे पीछे वो यंग वुमेन भी भाग पड़ी। उसने साफ कहा कि उसे दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी। अब गाड़ी में बैठे बाकी यात्री निराश हो चुके थे। सबको लगा कि अब उनका अंत यही है। लेकिन तभी एरल खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि डेडिकेशन चमक रही थी। उसने तलवारें निकाली और तेज कदमों से आगे बढ़ा। एरल ऑर्क्स की भीड़ में घुस गया। वो दाएं बाएं आगे पीछे इतनी तेजी से चलता कि दुश्मनों को समझ भी नहीं आता कि वो कहां से आ रहा। एक एक करके उसके वार से और गिरते चले गए। कोचमैन हैरानी से देख रहा था। उसने पहचाना कि एरल ब्लिंक स्टेप स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। ये स्किल बेहद शक्तिशाली है, लेकिन केवल तब तक जब तक कोई चारों तरफ से घेर ना ले। धीरे धीरे ऑर्क्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कोचमैन सोच रहा था कि अब एरल का बचना मुश्किल है, लेकिन तभी उसने देखा कि एरल अपने दोनों हाथों की तलवारों को गोल घुमाकर एक वंडरफुल डांस जैसा करने लगा। उसके हर कदम के साथ तेज वार होते और हर वार से कोई ना कोई ऑर्क मारा जाता। कोचमैन हक्का बक्का रह गया। उसने पहचाना कि ये तलवार डांस, लेकिन ये तो स्वॉर्ड प्रिंसेस सोशल क्लास की औरत कर सकती है। फिर एरल ये कैसे कर रहा है? एरल लगातार लड़ता रहा जब तक कि उसने ऑर्क राजा को पकड़कर उसकी खोपड़ी में तलवार नहीं घोंप दी। राजा के मरते ही बाकी ऑर्क से डरकर भाग गए और लड़ाई खत्म हो गई। सभी यात्री बच गए थे। वो सभी आंसुओं से भरे हुए एरल का धन्यवाद कर रहे थे। गाड़ी में बैठे छोटे बच्चों ने एक्साइटमेंट से पूछा, भैया आपकी क्लास कौन सी है? आपकी क्लास तो जादू जैसी लग रही है। सबको उम्मीद थी कि एरल किसी बड़े सोशल क्लास का नाम बताएगा, लेकिन एरल ने शांति से कहा, मेरी कोई क्लास नहीं है। ये सुनते ही सबकी आंखें खुली रह गई। फिर यादें 5 साल पहले लौट आई जब एरल ने पहली बार 2 तलवारों से लड़ने की कला सीखी थी। उसकी माँ विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसे हमेशा लगता था कि उसका बेटा कभी कुछ कर नहीं पाएगी।
क्योंकि वो क्लासलेस था। लेकिन एरल ने उसे बताया कि वो बिना किसी सोशल क्लास के भी सिर्फ मेहनत और प्रैक्टिस से स्किल सीख सकता है। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस की कलाएं सिखाए, जिसके बाद वो ब्रिस्किया जाकर और ट्रेनिंग करेगा। उसकी माँ उस दिन उसकी बात पूरी तरह से सुन भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो खुशी के आंसू में डूबी हुई थी। उसे लगा कि उसका बेटा अब बेकार नहीं रहेगा। प्रेजेंट में गाड़ी आखिरकार ब्रिस्किया पहुंच गई। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और शहर की हलचल देखकर एरल का दिल तेज धड़कने लगा। यहाँ तलवारबाज, जादूगर, तीरंदाज और सब इकट्ठा रहते थे। हर जगह प्रैक्टिस करते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। कोचमैन ने एरल को जगाया और कहा, लो हम ब्रिस्किया आ गए। एरल ने उतरते उतरते उससे पूछा कि क्या तुम्हारा भी कोई एडवांस सोशल क्लास है, क्योंकि नॉर्मल कोचमैन इतनी आसानी से मेरी कलाओं को पहचान नहीं सकता। कोचमैन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तो बस एक चालक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में एक मिस्री छुपी हुई थी। एरल समझ गया था कि आदमी नॉर्मल नहीं है, और इस तरह ब्रिस्किया में एरल की नई ट्रैवल शुरू हुई। एक ऐसी ट्रैवल जिसमें उसे नए साथी मिलेंगे, गहरे मिस्ट्री सामने आएंगे, और जहां उसका साहस और डिटर्मिनेशन हर कदम पर परखा जाएगा। जब गाड़ी ब्रिस्किया के दरवाजों तक पहुंची तो एरल ने महसूस किया कि यह शहर वाकई विशाल और अलग ही दुनिया का था। ऊंची ऊंची दीवारें, चहल पहल भरी गलियां और हर ओर फाइटर्स की गर्मा गर्मी लगी थी। तलवारों की खनखनाहट और कवच की आवाजें हवा में घुली हुई थी। उसी समय कोचमैन ने एक्सेप्ट किया कि वो नॉर्मल चालक नहीं है, सच में वो होली नाइट सोशल क्लास का फाइटर था, जिसने लगातार फाइट और खून खराबे से बचने के लिए समय समय पर गाड़ी चलाने का काम अपनाया। उसके लिए ये एक तरह का नॉर्मल काम था, जिससे उसे आम जीवन का स्वाद मिलता था। कोचमैन ने ओरल को समझाया कि ब्रिस्किया जैसे बड़े शहर में गिल्ड से जुड़ना इम्पोर्टेंट है। यहाँ ज्यादातर तलवारबाज और फाइटर अपने जीवन यापन के लिए बैटल टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, और टूर्नामेंट में एंटर केवल गिल्ड के मेंबर होने पर ही मिलता है। उसने चेतावनी दी कि हर गिल्ड भरोसेमंद नहीं होता, और कई गिल्ड धोखेबाज और मतलबी भी हो सकते हैं। इतना कहकर वो चला गया, और एरल पहली बार अकेले ब्रिस्किया की गलियों में उतरा। शहर सच में बहुत ही चहल पहल वाला था। हर सड़क पर भर्ती करने वाले लोग खड़े थे, रंग बिरंगे झंडे फहर रहे थे, और नए मेंबर को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही थी। कई गिल्डों में अपने दफ्तरों के बाहर शानदार सजावट रखी थी। एरल सब देख रहा था, लेकिन वो सावधानी से केवल सबसे अच्छा गिल्ड चुनना चाहता था। भीड़ के बीच एक सुनहरे बालों वाली यंग वुमेन एरल तक पहुंची। उसने चुपके से उसके पास जाने और ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन एरल ने अनजाने ही उसकी चालाकी से बच निकला, और वो यंग वुमेन पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ओरल अभी तक उससे अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने गिल्ड में शामिल होने का इनविटेशन रखा। एरल ने इस प्रयास को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि अगर कोई गिल्ड इस तरह होकर लोगों को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो गिल्ड भरोसेमंद नहीं हो सकता। यंग वुमेन का गिल्ड सच में किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा था। वो किसी भी तरह नए मेंबर जोड़ने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन एरल ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और उससे केवल ये जानकारी निकाली कि इस एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड ब्लैक ब्लेड गिल्ड है। ब्लैक ब्लेड गिल्ड शहर में सबसे बड़ा इमारत है। लेकिन जब एरल वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि गिल्ड में एंटर की आशा रखने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। सैकड़ों लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एरल ने पेशेंस रखा, और अंत तक उसकी बारी आई। क्लर्क ने उसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस समझाई। गिल्ड में शामिल होने के लिए पहले एक एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम में केवल वही बैठ सकता है जिसके पास एडवांस सोशल क्लास हो। जब एरल ने बताया कि वो क्लासलेस है, तो क्लर्क ने उसका मजाक उड़ाया और उसे लाइन से बाहर निकाल दिया। ये एक्सपीरियंस एरल के लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरा था, लेकिन उसने पेशेंस बनाए रखा और डिमांड की कि उसे एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। फिर भी नियमों को ध्यान में रखते हुए उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद एरल ने लगभग पूरे शहर में हर गिल्ड का दरवाजा खटखटाया। हर जगह उसने इनविटेशन दिए और कभी कभी अपनी पहचान छिपाई, और उसे झूठ भी बोलना पड़ा। लेकिन हर गिल्ड ने उसका कार्ड जांच कर ये जान लिया कि वो क्लासलेस है, और सब ने उसे ठुकरा दिया। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि कोई भी गिल्ड उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। निराशा के कारण एरल को अपनी माँ की कही हुई बातें याद आई। उसने ट्रैवल से पहले उसे एक लेटर दिया था। वो लेटर उसकी माँ के पुराने गिल्ड के लिए सिफारिश लेटर था। उसने कहा था कि अगर एरल कभी मुसीबत में हो तो उस लेटर को लेकर उनके पुराने गिल्ड में पहुंचे। उस गिल्ड के मेंबर उसकी माँ का बहुत सम्मान करते थे, और वो कंफर्म ही एरल को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस याद के साथ एरल ने एक नई आशा पाई। उसने शहर की गलियों में उस पुराने गिल्ड की तलाश शुरू की। ये खोज आसान नहीं थी, क्योंकि ब्रेस्किया में अनगिनत गिल्ड थे, और हर इमारत किसी न किसी फ्लैग और क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इसी बीच वही सुनहरे बालों वाली यंग लेडी जिसका नाम लिलिया था, फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका गिल्ड बिखरने के कगार पर था, और उसे हर हाल में एक नए मेंबर की जरूरत थी।
उसने फिर से एरल को अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। उसकी सिचुएशन इतनी बुरी थी कि उसने सड़क पर घुटनों के बल बैठकर भीख मांगनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने अपनी गरिमा तक ही छोड़ दी और ऐसी बुरी सिचुएशन में लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन एरल पहले ही वहां से जा चुका था। आसपास खड़े लोग लिलिया की हालत देखकर हंस रहे थे और उसे एकदम आम नजरों से देख रहे थे। एरल अभी भी चलता जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका माँ का गिल्ड आसपास ही होगा। कई गिल्ड उसकी नजरों से गुजरे, लेकिन उसे सही प्लेस पहचानना मुश्किल हो रही थी। फिर भी वो अपने एम की ओर बढ़ता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी माँ का लेटर उसके लिए एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलेगा। एरल गलियों में अपनी माँ के पुराने गिल्ड की तलाश में आगे ही बढ़ता रहा था कि अचानक लिलिया फिर से उसके सामने आ खड़ी। इस बार उसने केवल डिमांड ही नहीं की, बल्कि उसके पास ही अपने गिल्ड की ओर इशारा करके दिखाया। दूरी से देखने पर एरल को शौक हुआ कि वो गिल्ड सच में काफी अच्छा है। एरल की पहली सोच यही थी, इतना अच्छा गिल्ड इतनी बुरी हालत में कैसे हो गया और एक नए मेंबर के लिए इतनी बेताबी क्यों दिखा रहे हैं ये लोग। लिलिया ने समझाया कि उनकी गिल्ड कभी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था। उनका नाम ड्रैगन फैंग था और बेस्किया के सबसे शक्तिशाली गिल्ड में से एक माना जाता था। लेकिन समय के साथ कई घटनाएं हुई, बड़े फाइटर बिछड़ गए और लगातार हार जलने के बाद गिल्ड अपनी पुरानी ताकत खो बैठा। अब हालत इतने खराब हो चुके थे कि ड्रैगन फैंग सबसे कमजोर गिल्ड में गिने जाने लगा था। फिर भी लिलिया को पूरा विश्वास था कि एक दिन ये गिल्ड फिर से अपनी पुरानी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। एरल ये सुनकर चौंक गया। ड्रैगन फैंग नाम सुनते ही उसे अपनी माँ का लेटर याद आया, क्योंकि वही उसकी माँ का पुराना गिल्ड था। ये कोइंसिडेंस बहुत ही अजीब था। अचानक उसका माइंड बदल गया और उसने लिलिया की बातों को काफी ध्यान से सुनना शुरू किया, इसलिए वो उसके साथ उस गिल्ड में चला गया। गिल्ड के अंदर पहुंचकर लिलिया ने उसे एक रूम में बिठाया ताकि वो आगे की प्रोसेस पर बात कर सके। लेकिन तभी वहाँ उसका पिता मौजूद था, जो गिल्ड के प्रेसिडेंट मुखिया भी था। वो व्यक्ति बेहद टूटा हुआ था। उसकी चाल में भारीपन और उसके चेहरे पर हारे हुए का बोझ साफ साफ झलक रहा था। उसने एरल पर नजर डाली और ये देखकर कि लिलिया फिर एक नए मेंबर को लेकर आई है, उसने निराशा में कहा कि यहाँ समय बर्बाद ना करे, क्योंकि ये गिल्ड अब खत्म हो चुका है। ये कहकर वो बाहर चला गया। लिलिया को इस बात की शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने एरल को अपने पिता के बारे में बताया। उसके पिता कभी ब्रेस्किया के सबसे स्ट्रॉन्ग तलवारबाज हुआ करते थे। उनका नाम पूरे शहर में गूंजता था, लेकिन एक फाइट में उन्होंने अपना हाथ खो दिया और उसी दिन से वो टूटा हुआ महसूस करने लगे। लिलिया को लगा कि गिल्ड के नेता को इस हालत में देखकर एरल का विश्वास टूट जाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एरल ने निर्णय लिया कि वो यहीं शामिल होगा। एरल के लिए शायद एकमात्र ऑप्शन था, क्योंकि कोई और गिल्ड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यह लिलिया के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात थी। उसने तुरंत एडमिशन का कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकाला और उसे एरल के सामने रख दिया, और जब उसने उस पे साइन किए तो वो अधिकारी रूप में ड्रैगन फैंग गिल्ड का मेंबर बन गया। लेकिन तभी लिलिया ने ध्यान दिया कि उसने सच में एरल से उसकी क्लास के बारे में पूछा ही नहीं था। उसने कॉन्ट्रैक्ट लेटर देखा और हैरान रह गया, क्योंकि एरल ने उसमें अपनी सिचुएशन क्लासलेस लिखी हुई थी। शुरू में उसे लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब एरन ने अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर यह साबित किया वो सचमुच क्लासलेस है, तो लिलिया सुन रह गई। उसकी खुशी पल भर में गुस्से में बदल गई और उसने सोचा कि ये मेंबर गिल्ड के लिए बोझ बन जाएगा। लिलिया ने निराशा होकर ये मान लिया कि क्लासलेस फाइटर टूर्नामेंट में किसी काम का नहीं होगा। उसी समय गिल्ड की एक और मेंबर लीना कमरे में आई। लिलिया तुरंत रोते हुए उसके पास गई और बताया कि नया मेंबर क्लासलेस निकला है। जैसे ही लेना ने क्लासलेस शब्द सुना, उसने तुरंत समझ लिया कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। उसने एरल को गौर से देखा और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एरल ने उसे अनदेखा किया, मानो वो अजनबी हो। लेना को विश्वास नहीं हुआ कि एरल उसे पहचान नहीं रहा। उसके साथ गांव में बिताए ट्रेनिंग के दिनों की याद उसके मन में ताजा हो गई, लेकिन एरल को याद नहीं आ रहा था, केवल इतना कि उसने कभी लाल बालों वाले एक साथी के साथ प्रैक्टिस की थी। उसे लगता था कि वो साथी कैप्टन इवांस का बेटा था। लेना ने सच्चाई बताई कि कैप्टन इवांस का कोई बेटा नहीं था, केवल एक बेटी थी, और वही बेटी अब उसके सामने खड़ी है। एरल को तब महसूस हुआ कि वही पुरानी साथी थी। उसने अपनी भूल एक्सेप्ट की और उसे पहचान लिया। लेना ने बताया कि वो पिछले 5 साल से लगातार ट्रेनिंग कर रही थी ताकि एरल से कभी पीछे न रह जाए। अब जब एरल सामने था तो उसने उसे चुनौती दी। उसने कहा कि वो दिखाएगी कि इन वर्षों में उसने कितनी प्रैक्टिस की है। एरल हमेशा की तरह किसी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों बैटल एरिया में आ गए। वहाँ प्रेजेंट लोग एक्साइटमेंट से देखने लगे कि अब क्या होगा। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, लेना ने अपनी जुड़वा तलवारों से एक तेज वार किया। एरल ने भी उसकी तकनीक की नकल करके उसे डोज किया। दोनों वार आमने सामने टकराए, लेकिन एरल की शक्ति कमजोर पड़ रही थी। उसे चोट लग गई। एरल समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हुआ। लेना ने उसे बताया कि उसकी तकनीक की नकल करना उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। उसके वार एरल से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। एरल उसकी ताकत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ। उसने सोचा कि अगर शक्ति उसका मुख्य हथियार है तो उसे केवल इतना करना है कि उसकी चोट से बचा जाए। अगली बार जब लेना ने वार किया तो एरल
इतनी तेजी से हट गया कि उसकी जगह पर एक धुंधला परछाई सी छा गई। लेकिन जैसे ही एरल की चाल को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वो पहचान गए कि ये चाल सुप्रीम शैडो स्वॉर्ड एबिलिटी जैसी थी। ये तकनीक बेहद मुश्किल मानी जाती है और नॉर्मल फाइटर इसे कभी सीख नहीं पाते। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एरल ने बिना किसी अपॉर्चुनिटी के केवल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से इतना मुश्किल एबिलिटी हासिल कर ली। हालांकि एरल के लिए ये इतना मिस्टीरियस नहीं था, क्योंकि उसकी नजर में ये बस एक तेज स्पीड से चलने का तरीका था। अब सिचुएशन पूरी तरह बदली, क्योंकि लेना कितनी भी कोशिश करती, एरल पर एक खरोच तक नहीं छोड़ पा रही थी। उसका हर वार खाली हवा में गिरता और एरल की गति उसके हर प्रयास को असफल कर देती। कुछ ही देर में एरल ने मौका देकर उसकी ही ताकत को उसके खिलाफ मोड़ दिया। जब लेना ने पूरी ताकत से हमला किया, एरल ने उसे काफी अच्छे से रोक कर उस पावर को वापस उसी की तरफ उल्टा भेज दिया। अगले ही पल लेना जमीन पर गिरी पड़ी बेहोश थी। फाइट का रिजल्ट साफ था, एरल जीत चुका था। लेना हार मानने को तैयार थी, लेकिन अंदर ही वो टूटी हुई थी। उसने 5 साल लगातार मुश्किल ट्रेनिंग की, केवल इसीलिए कि वो एरल को हरा सके, लेकिन रिजल्ट वही निकला। एरल अब भी उससे ज्यादा ताकतवर था। बाहर से उसने खुद को खुश दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एरल और लिलिया ने उसे कुछ समय देने का डिटर्मिनेशन किया और वो दोनों वापस अपने रूम में लौट आए। वहाँ बैठकर एरल ने लिलिया से गिल्ड की सिचुएशन डिटेल से समझने को कहा। लिलिया ने बताया कि उनका गिल्ड इस समय भारी कर्जे में डूबा हुआ है। अगर वो अगली कंपटीशन नहीं जीत पाए तो गिल्ड पर लगा ये कर्जा उन्हें पूरा खत्म कर देगा। कंपटीशन से मिलने वाले पैसे ही उनका एकमात्र सहारा है, लेकिन उसमें भाग लेने के लिए कम से कम 3 मेंबर होना ही इम्पोर्टेंट था। यही कारण था कि लिलिया इतने बेचैन होकर नए मेंबर को ढूंढ रही थी। एरल को ये जानकर हैरानी हुई कि ऐसी सिचुएशन में भी लेना अब तक इस गिल्ड के साथ बनी रही। लिलिया ने उसे बताया कि जब लेना पहली बार शहर आई थी तो किसी बड़े गिल्ड से उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस के लिए एक छोटे बच्चे को कभी अपने गिल्ड में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उसके पिता ने दया और विश्वास दिखाते हुए लेना को अपने गिल्ड में शामिल कर लिया। तब से लेना ने इसे अपना घर मान लिया और वफादारी से यहीं रही। जब उसकी सिचुएशन बेहद मुश्किल थी, एरल ने उसे ठंडे दिमाग से सोचा। उसकी नजर में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो कंपटीशन जीत लेते तो सारी समस्या अपने आप ही हल हो जाती। हाँ, ये चुनौती काफी मुश्किल थी कि उनकी टीम में केवल 3 ही लोग होंगे और उन्हें 5-5 लोगों वाली टीम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एरल के भीतर ये सोच थी कि चुनौती असली ताकत की पहचान होती है। उसने मनी मन ये ठान लिया कि वो इस चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। यही उस दुनिया की कहानी का अंत था। कंपटीशन पास आया, गिल्ड की आशाएं एरल पर टिकी थी और आगे के रास्ते में कई घटनाएं इंतजार कर रही थी। फिर अगली सुबह एरल उठा। बाहर से तलवारों की टकराने की आवाज और लोगों की हलचल सुनाई दे रही थी, यानी शहर की सुबह हो चुकी थी। जल्दी जल्दी नहा कर और हल्का नाश्ता करके वो नीचे आया, जहाँ लीना और लिलिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आज तीनों पहली बार साथ बैठे थे ताकि अपने गिल्ड के अगले कदम के बारे में बात कर सकें। लिलिया के चेहरे पर हमेशा की तरह वो शरारती मुस्कान थी। उसने बड़ी खुशी से बताया कि अब जब ड्रैगन फैंग गिल्ड में 3 मेंबर हो गए हैं तो वो लोग आखिरकार टीम बैटल में हिस्सा लेने के लायक बन गए हैं। इस हफ्ते के एंड में गिल्ड की बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी और यही मौका था जब वो लोग अपने गिल्ड का नाम फिर से ऊपर ला सकते थे। उसने समझाया कि टूर्नामेंट 1 बाय 1 बैटल फॉर्म होता है और हर टीम में ज्यादा से ज्यादा 5 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वो तीनों ही थे। ये सोचकर लीना थोड़ी चिंतित हो गई। उसे लगा कि कम मेंबर होने से जीतना मुश्किल हो सकता है, पर लिलिया ने हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट थी। उसने कहा कि वो और लीना दोनों बी रैंक तलवारबाज हैं और जब तक उसका सामना किसी ए रैंक फाइटर से नहीं होता सब कंट्रोल में रहेगा। एरल चुपचाप सुनता रहा। उसके लिए ये सब कुछ नया था, क्योंकि उसने पहले कभी रैंक सिस्टम के बारे में नहीं सुना था। लिलिया ने उसे डिटेल में समझाया कि तलवारबाजों की ताकत 4 रैंक में बांटी जाती है, सी, बी, ए और एस। पूरे ब्रेसिया शहर में करीब 500 तलवारबाज हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 लोग ही ए रैंक के हैं। लीना और लिलिया दोनों बी रैंक पर थी और क्योंकि एरल ने लीना को हराया था तो लिलिया को पक्का यकीन था कि वो भी कम से कम बी रैंक जितना ताकतवर ही है। उसका कहना था कि अगर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और सामने ए रैंक टीम नहीं आई तो जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात करते करते लिलिया को याद आया कि टूर्नामेंट की टीम लिस्ट शायद कोलोसियम की नोटिस बोर्ड पर लग चुकी होगी, तो उसने कहा कि वो जाकर देखती है कि उनका मुकाबला किससे है। लिलिया के जाने के बाद लीना उठी और बोली कि वो थोड़ी ट्रेनिंग कर ले, लेकिन तभी एरल ने उसे रोका। उसने कहा कि उसे कुछ पूछना है। उसने सीधा पूछा क्या लीना के पास सिर्फ ताकत बढ़ाने की शक्ति है या कुछ और भी है। लीना ने बताया कि उसके पास एक स्पेशल स्किल है। ये स्किल उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन को ज्यादा देर तक एक्टिवेट रखती है, यानी उसकी स्टेमिना और टफनेस बढ़ाती है। एरल ने
थोड़ी देर सोचा और फिर समझ गया कि इसके लड़ाई में बहुत काम हो सकती है। उसने मनी मन ठान लिया कि अगर वो इसे किसी तरह खुद सीख ले तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसने लीना से कहा कि वो उस पर वार करे ताकि वो बिना किसी डिवाइन प्रोटेक्शन के अपनी सहन शक्ति बढ़ा सके। लीना को पहले तो लगा कि वो मजाक कर रहा है, उसे थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन एरल का चेहरा देखकर साफ था कि वो बिल्कुल सीरियस है। वो सच में ट्रेन करना चाहता था। लीना ने हिचकिचाते हुए कहा कि ये नामुमकिन है क्योंकि स्किल्स गॉड का आशीर्वाद होता है और हर व्यक्ति की क्लास पर निर्भर करता है। लेकिन एरल शांत था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसने ट्विन ब्लेड और शैडो स्किल जैसी तकनीकें खुद दोहरा ली तो ये भी कर सकता है। उसने अपने शब्दों को साबित करने के लिए लीना से उसकी तलवार मांगी। लीना को समझ में नहीं आया कि वो क्या सोचता है क्योंकि उसकी तलवार एक नॉर्मल तलवार से 5 गुना भारी थी। बिना ब्रूट स्ट्रेंथ स्किल के कोई भी उसे उठा नहीं सकता था। लेकिन जब एरल ने बिना किसी परेशानी के तलवार को मयान से निकाला और हवा में एकदम आसानी से घुमा दी, लीना की आंखें खुली की खुली रह गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि एरल ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ स्किल जरूर ताकत बढ़ाती हैं, लेकिन असली ताकत मेहनत और लगातार ट्रेनिंग से आती है। उसने बताया कि वो सालों से अपने शरीर पर मेहनत कर रहा है और ये उसकी असली पावर है। लीना अब सब समझ गई थी कि एरल बाकी लोगों जैसा नहीं है, वो कुछ अलग है। उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उसे सच में मार खाना है तो फिर बाद में दर्द की शिकायत नहीं करनी चाहिए। कुछ ही देर बाद लिलिया भागकर हाफ भी वापस आई। उसके चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि उसने टूर्नामेंट की लिस्ट देखी है और कसम से सबसे गंदी बात यह है कि उनका पहला मैच सीधा ब्लैक ब्लेड गिल्ड से फिक्स हुआ है, वही गिल्ड जिसके पास 8 ए रैंक तलवारबाज हैं। ये सुनकर लीना के चेहरे का रंग उतर गया, लेकिन लिलिया अभी पूरे कॉन्फिडेंस से भरी थी। उसने कहा कि चाहे अपोनेंट कितने भी मजबूत क्यों न हो, ड्रैगन फैंग गिल्ड पीछे नहीं हटेगा। उसने ठान लिया था कि ये कंपटीशन न सिर्फ उनके गिल्ड का भविष्य तय करेगा बल्कि ये भी साबित कर देगा कि अभी क्लासलेस कहे जाने वाले एरल में आखिर कितनी ताकत छिपी है। लिलिया के जोश भरे भाषण के बाद जब वो थोड़ा शांत हुई तो उसे अचानक एहसास हुआ कि इस पूरे टाइम लीना लगातार एरल को तगड़ा पीट रही थी। वो चौंक कर बोली, पर लीना ने तुरंत सफाई दी कि ये सब तो एरल के कहने पर ही हो रहा है। और सच में एरल की हालत देखने लायक थी। चेहरे पर खरोच, कपड़े फटी हुई और शरीर पर नीले निशान थे। फिर भी वो शांत था, जैसे उसे दर्द ही ना हो रहा। वो उठा और ऐसा बोला जैसे कोई बात ही नहीं और पूछा कि दोपहर का लंच में क्या बना है। लीना और लिलिया दोनों इस लेवल की सहन शक्ति पर हक्के बक्के रह गए। कुछ दिन बीते और आखिरकार वो समय आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। गिल्ड कंपटीशन का दिन। सुबह सुबह ड्रैगन फैंग गिल्ड के तीनों मेंबर्स अपने पुराने से कवच पहनकर क्लोसियम की ओर बढ़े। वहाँ हजारों लोग इकट्ठा थे। ऑडियंस का जोरदार शोर और आवाजें आसमान में गूंज रही थी। जब वो अपने मुकाबले का वेट कर रहे थे तभी उनके पास खड़े दो लोग बातचीत कर रहे थे। दोनों हंसते हुए कहते हैं कि ड्रैगन फैंग की किस्मत ही बेकार है जो उनका मुकाबला ब्लैक ब्लेड गिल्ड से पड़ गया। एक ने तो यहाँ तक कहा कि ड्रैगन फैंग कभी एक मशहूर गिल्ड हुआ करता था, लेकिन अब उनकी हालत इतनी खराब है कि उन पर पैसा लगाना तो सीधे सीधे बर्बादी है। ये सुनकर लिलिया का खून खोल उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया और वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी ताकि उन्हें सबक सिखा सके, लेकिन लीना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे यार, बेकार के झगड़ों से नुकसान नहीं होगा। लिलिया ने मन मार कर कदम पीछे ले लिए। एरल को तो इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि उसे लोगों की राय की टेंशन नहीं थी, लेकिन जब उसने सुना कि लोग इन मुकाबलों पर दांव भी लगाते हैं तो वो हैरान रह गया। लीना ने बताया कि क्लोसियम की हर लड़ाई पर सट्टा लगाया जाता है और उनके मुकाबले में ब्लैक ब्लेड गिल्ड के जीत के चांसेस ज्यादा माने जाते हैं। यानी अगर कोई ड्रैगन फैंग पर शर्त लगाए और वो जीत जाए तो उसे पूरे 20 गुना पैसे मिलेंगे। लिलिया को ये बात और भी चुभी। उसने सोचा कि अगर लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे तो वो खुद अपने ऊपर भरोसा करेगी। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वो अपने गिल्ड की इमारत को दाव पर लगाकर एक बड़ा दाव लगाएगी ड्रैगन फैंग की जीत पर। एरल ने सर पकड़ लिया। बस यही से उसे समझ आया कि भाई ये गिल्ड कर्ज में डूबा है। इसी बीच एक जोरदार हंसी की आवाज पीछे से आई। लिलिया पलटी और उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। वहाँ जॉर्ज खड़ा था, ब्लैक ब्लेड गिल्ड का गिल्ड मास्टर। वो पूरा घमंड दिखाते हुए उनके सामने आया और बोला कि वो बस ऑल द बेस्ट कहने आया क्योंकि उसे पुराने अपोनेंट गिल्ड की ये हालत देखकर काफी मजा आ रहा है। उसने मजे लेते हुए ताना मारा कि अरे, इस ड्रैगन फैंग इतना फ्री हो गया है कि एक आवारा क्लासलेस को भी मेंबर बना लिया। लिलिया ने गुस्से से उसकी ओर देखा पर कुछ कहा नहीं, लेकिन जॉर्ज ने एक और बॉम्ब फोड़ा। उसने बताया कि उसने खुद इस टूर्नामेंट की टीमों की जोड़ी सेट करवाई थी ताकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड का मुकाबला ड्रैगन फैंग से हो सके। वो बोला कि उसने तो उन पर मेहरबानी की क्योंकि अब जब वो ब्लैक ब्लेड गिल्ड से लड़ेंगे तो सारा शहर उन्हें देखेगा। अगर वो किसी तुक्के से जीत गए तो उन्हें नाम और पैसा दोनों मिलेगा। मगर तभी उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि ये जीत सिर्फ अगर पार्टी की है। समय बीतते बीते कोलोसियम में तहलका मचा हुआ था। माहौल पूरा गर्म था। ऑडियंस की आवाज पूरे मैदान में धमाकेदार तरीके से गूंज उठी। फाइनली आज का सबसे बड़ा मैच शुरू होने वाला था। ड्रैगन फैंग गिल्ड के 3 बंदे एरिना की ओर बढ़े। जब उन्होंने ब्लैक ब्लेड गिल्ड की टीम लिस्ट चेक की तो एरल थोड़ा हैरान हुआ। जॉर्ज, जो खुद लड़ने को इतना मरा जा रहा था, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेकिन जब उसने बाकी टीम देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी जरूरत ही नहीं है। पूरी की पूरी टीम
टीम ए रैंकर्स से भरी हुई थी। ये देखकर लिलिया और लीना थोड़ी घबरा गई, लेकिन एरल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसके अंदर एक जोश उमड़ आ रहा था, मानो ये डर नहीं बल्कि टॉप लेवल की चुनौती हो। उसे खुशी थी कि आज उसे नए स्किल देखने और सीखने का मौका मिलेगा। लिलिया ने मुंह बनाकर उसे याद दिलाया कि एरल, सीरियस हो जाओ, ये कोई टाइम पास नहीं है। इस लड़ाई पर उनकी गिल्ड का फ्यूचर टिका है। तभी घंटी बजी और तभी ब्लैक ब्लेड गिल्ड का एक मेंबर सामने आया, जिसका नाम था जियो, जो अपनी तेज तलवारबाजी और ब्लिंक डैश स्किल के लिए जाना जाता था। फिर अनाउंसर ने ड्रैगन फैंग की ओर देखा और जब उसने नाम पढ़ा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अपोनेंट जो था वो था एरल क्लासलेस। पूरा मैदान जोर से गूंज उठा। ऑडियंस में चर्चा शुरू हो गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बेकार सा क्लासलेस भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आया है। कई लोग हंसने लगे, कुछ ने मजाक उड़ाया और जियो को ये सुनकर बेइज्जती महसूस हुई कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ा जा रहा है जो क्लासलेस है। मुकाबला शुरू हुआ। जियो ने टाइम वेस्ट नहीं किया और ब्लिंक डैश मारा और झट से एरल के सामने आकर उसके छाती में तलवार घुसा दी। ऑडियंस ने सांस रोक ली, लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ गए। तलवार हवा में धसी थी और एरल की जगह सिर्फ एक धुंधली छाया खड़ी थी। असली एरल तो उसके पीछे था। ये उसके शैडो स्किल का कमाल था। जियो पूरा शॉक हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्लासलेस व्यक्ति ऐसे हाई फाई तकनीक कैसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली। अभी ये सिर्फ पावर की नहीं बल्कि तेज दिमाग और क्विक रिएक्शन की लड़ाई थी। मैदान की हवा में तलवारों की गूंज उठी, धूल उड़ने लगी और ऑडियंस अब एकदम खामोश थी और वो बस देख रहे थे। जियो ने सोचा कि उसने एरल की चाल समझ ली है। उसे ओवर कॉन्फिडेंस था कि एरल केवल 3 परछाइयां बना सकता है, और जब उसने उन तीनों को उड़ा दिया तो उसने मान लिया कि असली एरल अब उसके सामने होगा। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो जरा सा रिलैक्स हुआ और बस उसी पल असली एरल उसकी परछाई के पीछे से एकदम से प्रकट हुआ। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई समझ भी नहीं पाया कब उसने धप्पा मारा और कब जियो वहीं ढेर हो गया। पूरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सीटियां और तालियां टूट पड़ी। किसी ने भी कभी सोचा नहीं था क्लासलेस यंग बंदा जिसने किसी गॉड से कोई वरदान तक नहीं पाया इतनी आसानी से एक ए रैंक फाइटर को हरा देगा। लिलिया और लीना दोनों एरल की जीत पर भरोसा थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा फटाफट हो जाएगा। एरल को जीत से ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि वो जियो की थ्रस्ट स्किल को पकड़ क्यों नहीं पाया। उसके लिए हर मुकाबला केवल जीतना नहीं बल्कि कुछ नया सीखने का मौका था। उसने तय किया कि इस कला को वो बाद में आराम से प्रैक्टिस से समझेगा। दूसरा मैच शुरू हुआ और सामने था एक डबल स्वॉर्ड वाला बंदा। जैसे ही वो लड़का आगे बढ़ा, एरल ने तुरंत आराम से उसकी चालों का आइडिया लिया। अपोनेंट के पहले वार को रोकने के बाद एरल ने अपने ट्विंग ब्लेड स्लैश से इतनी परफेक्ट स्पीड में पलटवार किया कि वो फाइटर वहीं का वहीं चित हो गया। ये दूसरी जीत थी और भीड़ अब पूरी तरह एरल एरल चिल्ला रही थी। तीसरा बंदा यार एक जबरदस्त बॉडी वाला बैबरीरियन था। उसका शरीर लोहे जैसा था और वो हर पंच में तूफान जैसी शक्ति रखता था, लेकिन एरल की स्पीड उसके लिए बहुत ज्यादा थी। जब उसने एरल पर भारी प्रहार करने की कोशिश की तभी एरल एकदम से उसकी पीठ के पीछे पहुंचा और एक करारे वार से उसे नॉकआउट कर दिया। लीना को आज तक विश्वास नहीं हो रहा था कि एरल ने अकेले दम पर तीन ए रैंक प्लेयर्स को पछाड़ दिया। वहीं लिलिया की आंखें में प्राउड और एक्साइटमेंट झलक रही थी। उसके मन में अब ये विश्वास बैठ चुका था कि शायद एरल अकेले ही पूरा टूर्नामेंट जीत जाएगा। एरल का चौथा मुकाबला अब तक का सबसे टफ था। इस बार सामने जो लड़का खड़ा था उसके पास एक इतनी बड़ी और भारी ढाल थी कि उस तक वार पहुंचाना नामुमकिन सा लग रहा था। एरल ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी तलवार बस ढाल से टकरा कर रह जाती। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और ना ही फोकस छोड़ा। वो चुपचाप हर मूव पर नजर रखे हुए था, जैसे कोई मौके की तलाश में हो। कुछ देर में एरल को समझ में आ गया कि शील्ड बैरियर थकने लगा है और तभी एक सही टाइम देखकर उसने एक जोरदार किक मारी। ढाल उसके हाथ से छूटकर गिर गई। ये इतनी तेज अचानक हुआ कि खुद शील्ड बैरियर भी हक्का बक्का रह गया। ये ट्रिक एरल ने पहले एक बाइबेरियन से सीखी थी और अब उसने इसे सही जगह इस्तेमाल किया। अब जब उसके पास ढाल नहीं थी तो बचाव का कोई तरीका नहीं बचा था। एरल ने बिना देर किए एक स्ट्रॉन्ग अटैक किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे मैदान में फिर से तालियों और शोर की आवाज गूंजने लगी। ये उसकी चौथी जीत थी और अब लोग सोचने लगे कि क्या सच में एरल के पास कोई क्लास नहीं है। कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई बिना किसी क्लास के इतना पावरफुल हो सकता है। आयोजकों ने सबकी उलझन दूर करने के लिए गिल्ड एसोसिएशन से उसकी असली रिपोर्ट मंगवाई। जब रिपोर्ट सबके सामने पड़ गई तो उसमें साफ लिखा था कि क्लास नन। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए, लेकिन फिर तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। अब लोगों को यकीन हो गया था कि एरल की ताकत कोई जादू टोना नहीं बल्कि उसकी मेहनत, प्रैक्टिस और जबरदस्त डेडिकेशन का नतीजा है। लिलिया के दिल में गर्व और उम्मीद दोनों का एहसास था। उसे लगने लगा
लगा कि एरल सिर्फ उनकी गिल्ड का एक और मेंबर नहीं बल्कि आने वाला वक्त का सबसे बड़ी उम्मीद है। वही लीना जो अब तक बस उसे एक खास लड़का समझती थी, अब उसके लिए और भी रिस्पेक्ट फील करने लगी थी। उसे समझ आया कि असली ताकत ना क्लास से मिलती है ना किसी नाम से, असली चीज है आत्मविश्वास और लगातार मेहनत की। अब बारी थी फाइनल मुकाबले की। स्टेज पर जो योद्धा आया वो बाकी सब से एक कदम आगे था। उसका नाम था मसामुने और लोग उसे ब्लैक ब्लेड फाइटर के नाम से जानते थे। उसका चलना, उसकी आंखों की चमक और उसका एटीट्यूड सब कुछ बता रहा था कि ये फाइट हल्की नहीं होने वाली। एरल को अंदर ही अंदर एक अलर्ट सा फील हुआ, इसलिए उसने शुरुआत में थोड़ा फासला बनाए रखा और उसकी हर हरकत पर नजर रखी। दूसरी तरफ मसामुने को लग रहा था कि एरल जल्द वापस आएगा और वो उसे एक ही बार में खत्म कर देगा, लेकिन जब एरल ने दूरी बनाए रखी तो उसके प्लान में थोड़ी दिक्कत आने लगी। थोड़ी देर बाद मसामुने ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो अपनी अल्टीमेट मूव दिखाएगा। ये सुनकर एरल के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे भी अब दिलचस्पी हो गई हो कि सामने वाला क्या करने वाला है। एरल धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी अटैक रेंज में आ गया। तभी मसामुने की तलवार बिजली की तरह चमकी और इतनी स्पीड से आई कि देखने वालों को लगा जैसे टाइम स्लो हो गया हो। तलवार सीधा एरल की गर्दन की तरफ आ रही थी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सब दंग रह गए। एरल वहां से गायब हो चुका था। मसामुने की आंखें खुली रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि एरल अचानक कहाँ गया। तभी उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज आई और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एरल उसके ठीक पीछे खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब एरल ने बताया कि उसने ट्रेनिंग किसी ऐसे इंसान से ली थी जिसकी स्पीड मसामुने से भी कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो ऐसे तेज अटैक को देखकर समझ सकता है कि उन्हें आसानी से चकमा भी दिया जा सकता है। अभी लड़ाई सिर्फ ताकत या स्पीड की नहीं रह गई थी, ये उस एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल की थी जो एरल ने सालों की मेहनत से कमाया था। ऑडियंस के लिए सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बन गई थी। उन्होंने अपनी आंखें से देखा कि कैसे एक बिना किसी स्पेशल क्लास का इंसान सिर्फ अपने दम पर ही हर चुनौती को पार कर सकता है। उस दिन एरल ने सिर्फ एक और जीत नहीं हासिल की बल्कि सबके दिलों में एक खास जगह बना ली, एक ऐसा फाइटर के तौर पर जो कभी हार नहीं मानता। अगले ही पल एरल ने वो मूव इस्तेमाल किया जो उसने अपनी माँ से सीखा था, पियर्सिंग टेम्पेस्ट। ये उसका आखिरी और सबसे पावरफुल अटैक था। उसकी तलवार तेजी से चली कि मसामुने को कुछ समझ में आता उससे पहले ही सब कुछ धुंधला होने लगा और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा, एकदम बेहोश। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कई लोग तो पलक भी नहीं झपका पाए थे। पूरे अरीना तालियां, सीटी और जोरदार जयकारों से गूंज उठा। कमेंटर्स ने एरल की जीत का ऐलान किया और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। स्टेज के पास खड़ी लीना और लिलिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब फीलिंग थी, सरप्राइज, खुशी और थोड़ा सा रिलीफ भी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बिना एक भी वार किए जीत हासिल कर ली थी क्योंकि एरल ने अकेले सब संभाल लिया था। जब एरल मंच से नीचे आया, लिलिया इतनी एक्साइटेड हो गई कि खुशी से उछलती हुई उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन एरल ने बिना सोचे एक साइड स्टेप लिया और वो चूक गई। दरअसल उसकी भी बहन जब वो छोटा था तब अचानक गले लगाने की कोशिश करती थी और तब से उसकी आदत बन गई थी कि ऐसे पलों में वो खुद ब खुद हट जाता था। उसी वक्त उसकी नजर लीना पर पड़ी जो शायद अनजाने में अपनी बाहें फैला चुकी थी, जैसे वो भी उसे गले लगाने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रही है, वो जल्दी पीछे हट गई और धीरे से माफी मांग ली। एरल हल्का सा मुस्कुराया, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक फनी सा ख्याल आया कि अगर लीना ने अपना वो भारी कवच उतार कर गले लगाया होता तो शायद वो पल थोड़ा कम अजीब और ज्यादा कंफर्टेबल होता। उधर ऑडियंस में एक कोना था जहां जॉर्ड चुपचाप बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था, उसे अपनी हार हजम नहीं हो रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो इस हार को भूलेगा नहीं और किसी न किसी दिन इसका हिसाब जरूर चुकाएगा। उस रात हमारे हीरोज ने अपनी जीत का जोरदार जश्न मनाया। खाना शानदार था और लिलिया ने तो खुशी में एक जाम भी उठा लिया। वो बोली कि जीत के बाद का जश्न बिना पिए अधूरा है। एरल हैरान रह गया कि लिलिया की उम्र इतनी हो गई है कि वो पी सकती है, जबकि बाकी दोनों हीरोज को सिर्फ जूस से काम चलाना पड़ा। लिलिया अब भी एरल से शादी करना चाहती है और उसे कहती है कि वो इतना शर्मीला क्यों बनता है, लेकिन एरल एक बार फिर मना कर देता है। वो साफ कहता है कि बात शर्म की नहीं है। लिलिया उसे याद दिलाती है कि वो एक बड़ी उम्र की औरत है जो उसका ख्याल रख सकती है, मगर एरल तो साफ कहता है कि वो किसी रैन जैसी लड़की से शादी करना पसंद करेगा। ये सुनकर लिलिया और रैन दोनों चौंक जाती है, लेकिन रैन को यकीन नहीं होता कि एरल सच बोल रहा है। उसे लगता है कि बस लिलिया को टालने की चाल है। रैना बताती है कि लोग हमेशा उसे लड़कों जैसा मानते आए हैं। उसके पुराने बालों की स्टाइल और तलवारबाजी की आदत ने उसकी औरत जैसी छवि को ढक दिया है। यहाँ तक कि एरल भी उसे पहले लड़का ही समझ बैठा था। रैना को लगता है कि उसमें कोई औरत वाली बात नहीं है, लेकिन एरल उसकी कुछ महिलाओं वाली खासियतों को देखकर मन ही मन सहमत नहीं होता। रैन कहती है कि उसे सिर्फ सबसे तलवारबाज बनना है और उसे अपने रूप यानी कि अपने स्टेटस को चेंज करना है। वहीं लिलिया को तो समझ भी नहीं आता कि रैना इतनी भोली कैसे है।
भगवान ने उसे क्या क्या दिया है, उसे अंदाजा नहीं है कि कैसा इस्तेमाल करना है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिलिया फौरन एरल के पास पहुंचती है और कहती है कि वो उसे कमरे में लेकर जाकर मसाज दे सकती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। लेकिन रैना को लिलिया की ये हरकतें अब बर्दाश्त नहीं होती। लिलिया तो कहती है कि वो बिल्कुल मासूम है, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही बोलता है। एरल फिर से कहता है कि उसे तो रैना के साथ रिलैक्स करना पसंद आएगा और लिलिया को उसकी जिद पर यकीन नहीं होता। रैना मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एरल का आराम असल में ट्रेनिंग निकलता है। रैन कहती है कि ये तो आराम नहीं बल्कि टॉर्चर है, लेकिन एरल समझाता है कि उसके लिए बहुत जरूरी है, उसे गुड स्किल सीखनी है और इसके लिए उसे तब तक मार खाना पड़ेगा जब तक कि वो हद से पार न चला जाए। इस ट्रेनिंग के लिए उसे ऐसे साथी की जरूरत है जिस पर वो भरोसा कर सके और उसके लिए रैना से अच्छा कोई नहीं। रैना को अच्छा लगता है कि एरल उस पर इतना भरोसा करता है, लेकिन बिना किसी बचाव के उसे पीटना कुछ ज्यादा ही क्रूर लगता है। लेकिन तभी रॉड वहाँ आकर चिल्लाता है कि सब चुप रहो ताकि मैं सो सकूं। वो पूछता है कि इतनी रात को शोर क्यों मचा रहे हो, क्या कोई टूर्नामेंट हार गया है? लिलिया फौरन बताते कि उन्होंने तो ब्लैक ब्लेड जैसी मशहूर टीम को हरा दिया है। रॉड को यकीन नहीं होता और वो सोचते हैं कि शायद ब्लैक ब्लेड ने अपने नए लोगों को भेजा होगा, लेकिन लिलिया बताते हैं कि उनके सभी विरोधी ए रैंक के वाले थे। जब वो ये भी बताता है कि एरल ने अकेले ही सबको हरा दिया तो रॉड हैरान रह जाता है। अब उसे लगता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ताकतवर है। लिलिया ये खुशखबरी भी देती है कि इस जीत से उन्हें इतनी कमाई हुई है कि गिल्ड की सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। वो कहती है कि अब उनका गिल्ड फिर से अपने पुराने दौर में लौट सकता है, लेकिन रॉड को उसकी ये उम्मीदें ज्यादा लगती है। उसका कहना है कि इस दुनिया की सच्चाई कुछ और है। ऐसे ताकतवर लोग ज्यादा दिन किसी छोटे गिल्ड में नहीं रुकते, उन्हें बड़ी गिल्ड्स पैसे और ताकत का लालच देकर अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन लिलिया बताते है कि उसने इसका इंतजाम भी कर लिया है क्योंकि वो एरल से शादी करने वाली है, जिससे वो गिल्ड छोड़ ही नहीं पाएगा। एरल फिर से याद दिलाता है कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया। रॉड को और भी निराशा होती है और वो अपनी बेटी से कहता है कि इस गिल्ड को बचाने की कोशिश बेकार, उसे अपनी जिंदगी किसी बेहतर काम में लगानी चाहिए। तभी एरल पहली बार कुछ बोलता है और लिलिया की तरफदारी करता है। एरल ने जब देखा कि रॉड हमेशा हार मानकर बैठा रहता है तो वो चुपचाप नहीं रह पाया। उसने कहा कि भले ही लिलिया दिमाग से थोड़ी खाली हो, लेकिन वो कम से कम कोशिश तो करती है, जो कि उस इंसान से कहीं बेहतर है जो हार मानकर कुछ करता नहीं। रॉड को ये सीधा सपाट बहुत बुरी लगती है, लेकिन एरल को हैरानी थी कि रॉड आखिर कब तक ऐसे ही मायूस बना रहेगा। एरल ने उसे याद दिलाया कि उसके पास अभी भी एक हाथ है और वो अब भी तलवार चला सकता है, मगर ये बात रॉड को भड़का देती है। उसने एरल को झपट लिया और गुस्से में कहा कि उसे रॉड की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं है। रॉड का क्लास ड्यूअल स्वॉर्डमैन था और जब वो अब 2 तलवार नहीं चला सकता तो उसके सारे स्किल बेकार हो चुके हैं। स्किल सिर्फ एक बार मिलते हैं और अब वो किसी काम के नहीं रहे। एरल मानता है कि उसे रॉड की पूरी सिचुएशन नहीं पता, लेकिन वो खुद भी मुश्किलों से गुजरा है। उसका तो कोई क्लास ही नहीं था, ना कोई स्किल ना कोई पावर। ये सुनकर रॉड और ज्यादा झुंझला जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एरल ये महसूस करता है कि रॉड के अंदर आज भी जबरदस्त ताकत है, भले ही वो खुद को बेकार समझ रहा हो। एरल को लगता है कि रॉड आज भी एक महान तलवारबाज बन सकता है, लेकिन उसने खुद को छोड़ दिया है। लिलिया फिर भी एरल की बातों के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। उसे लगता है कि शायद ये बात उसके पिता के दिल तक पहुंच गई होगी। रैना भी मानती है कि रॉड एक अच्छा इंसान है, बस उसे फिर से अपनी जुनून और मकसद ढूंढने की जरूरत है। एरल को भी उम्मीद है कि रॉड दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेगा और वो खुद उससे कुछ सीखना चाहता है, क्योंकि ड्यूअल स्वॉर्ड्समैन से सीखने को बहुत कुछ हो सकता है। एरल के सीखने की भूख देखकर लिलिया उसे सुझाव देती है कि वो एक बार डंजन में ट्राई करे। रैना हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि एरल को डंजन के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोनों लड़कियां बताते हैं कि तलवारों के शहर के नीचे एक विशाल डंजन है जिसमें जाल ही जाल बिछे हैं और हर जगह खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। ये सुनकर एरल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट आ जाती है। रैना भी जाने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे सोर्ट्स गुड टूर्नामेंट की तैयारी करनी है। एरल को इसका भी कुछ पता नहीं होता, जिससे लड़कियां समझ जाती है कि ये लड़का वाकई एक गाँव से आया है और शहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान है। शॉर्ट शूट टूर्नामेंट असल में पूरे शहर का सबसे बड़ा मुकाबला होता है, जिसमें दुनिया भर के सबसे ताकतवर तलवारबाज हिस्सा लेते हैं। लिलिया को पहले से पता था कि एरल इसमें भाग लेना चाहता है, इसलिए वो उसके लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले आई थी। लेकिन जब एरल उसे बिना कुछ कहे फाड़ देता तो सब हैरान रह जाते हैं। रैना को लगा था कि एरल भाग लेना चाहता है, लेकिन वो बताता कि लिलिया ने उसे धोखे से शादी के प्रपोज पर साइन करवाने की कोशिश की थी। लिलिया हंसते हुए कहती है कि तो बस एक मजाक था, लेकिन एरल उसकी गर्दन पकड़कर उसे सबक सिखा देता है। इस सब के बीच किसी अंधेरे कोने में कोई उन सब पर नजर रखे हुए होता है। ये शख्स जॉर्ज के लिए काम करता है और वो बताता है कि एरल और उसके दोस्त अगले दिन डंजन में जा रहे हैं। जॉर्ज इसे अपने बदले का सही मौका मानता है। वो डंजन में उनके लिए एक हादसा सेट करेगा। ऐसा
ताकि कोई उसे पकड़ न सके। वो पागलों की तरह हंसता है और कहता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। अगली सुबह लिलिया पूरी तैयारी में होती है कि वो एरल को अपना हुस्न से पटा कर रहेगी। उसका प्लान होता है कि वो उसे एक स्वीट सा किस देकर जाएगा, लेकिन एरल जाग जाता है और उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद पूरी टीम डेंजन के निकलती है। एरल सोच रहा होता है कि डेंजन कोई अंधेरी गुफा जैसी जगह होगी, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि चारों तरफ भीड़ है। इसका कारण ये है कि सोर्स गो टूर्नामेंट बहुत नजदीक है और सभी योद्धा अनुभव लेने के लिए डेंजन में जा रहे हैं। लिलिया समझाती है कि डेंजन में एक टेलीपोर्टेशन सील होता है जिससे लोग पहले से पहुंचे हुए फ्लोर्स पर जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं। जैसे लिलिया 12th फ्लोर तक और रहना 14th फ्लोर तक जा सकती है, लेकिन एरल पहली बार आया है तो उसे पहले फ्लोर से शुरू करने होगा। एरल को थोड़ा निराशा होती है क्योंकि वो सीधे ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी है। लिलिया कहती है कि कोई बात नहीं, वो उसे शॉर्टकट्स नीचे तक ले जाएगी जिससे रैना को अकेले जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो चाहती थी कि सब साथ में जाएं। लिलिया चालाकी से कहती है कि एक ही गार्ड काफी है और पूछती है कि क्या रैना को उससे कोई दिक्कत है, जिस पर रैना मना कर देती है। लिलिया इस बात से खुश हो जाती है और एरल को एकांत में ले जाने की बात करती है, लेकिन एरल फिर से साफ कर देता है कि वो रैना को भी चाहता है। रैना खुशी से साथ चलने को तैयार हो जाती है। जैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर नीचे पहुंचते हैं, उनका सामना विलिंग आर्मर नाम के मॉन्स्टर से होता है। एरल का एक बार आसानी से रोक देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत तेज है और एक का हमला उसे लगभग चौंका देता है। भले ही ये भारी कवच में हो, उसकी स्पीड डराने वाली है, लेकिन एरल परेशान नहीं होता और एक सिर काट देता है। उसे हैरानी होती है जब वो देखता है कि सिर कटने के बावजूद वो अभी भी हिल रहा है। रैना समझाती है कि ये मैजिक से चलने वाली कवच है, इन्हें दर्द नहीं होता और उनकी कमजोरी नहीं होती। एरल तुरंत समझ जाता है कि इन्हें रोकने का सही तरीका है उनकी टांगों पर वार करना। वो एक को गिरा देता है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा रेंग रहा होता है। रैना भी अपना दुश्मन निपटा चुकी होती है। हालांकि ये सब नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये जल्दी फिर से रिजनरेट होकर हमला कर सकते हैं। एरल को लगता है कि ये तो एकदम परफेक्ट ट्रेनिंग स्पॉट है, बार बार इनसे लड़ाई हो सकती है। लिलिया इस लड़ाई को बहुत ही कठिन बनाती है, लेकिन एरल और रैना उसे तुरंत टोक देते हैं क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया। लिलिया कहती है कि वो जानबूझकर पीछे नहीं रही, बस एरल और रैना बहुत तेज थे, लेकिन एरल और रैना उसे तुरंत टोक देते हैं क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। लिलिया कहती है कि वो जानबूझकर पीछे नहीं रही, बस एरल और रैना बहुत तेज थे। इससे एरल को पहली बार ये सवाल आता है कि आखिर लिलिया का क्लास क्या है। लिलिया गर्व से कहती है कि वो एक फेंसर है और चाहे तो उसे कोई भी स्किल सिखा सकती है, एकदम डिटेल में। एरल को स्किल सीखना बहुत पसंद है, तो वो सोचता है कि फेंसर के बाद एक एडवांस क्लास क्या होता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ का क्लास स्वॉर्ड प्रिंसेस था और लिलिया से कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। लिलिया को ये बात बुरी लगती है क्योंकि उसे लगता है कि इसके लिए एकमात्र चीज है जो एरल उसमें देखता है। फिर भी वो कहती है कि वो उसे कुछ सिखा सकती है, जो कि है दया, लेकिन एरल उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। उसी वक्त उन्हें किसी की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। वो एक बुरी तरह घायल लड़का होता है जो बताता है कि उसने एक नया रूम खोला है और वहाँ खतरनाक ट्रैप में फंस गया। ये डंजन में आम बात है, लेकिन उसकी चिंता है कि उसके दोस्त अब भी उस कमरे में फंसे हुए हैं। वो नहीं चाहता कि वो उन्हें छोड़कर बाहर निकले, इसलिए वो हीरोज से उन्हें बचाने की भीख मांगता है। रैना तुरंत मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन लिलिया रुकने को कहती है। रैना को लगता है कि शायद प्लान बनाने के लिए कह रही है, लेकिन लिलिया तो कुछ और ही सोच रही होती है। उसका कहना होता है कि जब तक मेहनत की सही कीमत न मिले, जब तक कोई काम नहीं करना चाहिए। एरल को यकीन नहीं होता कि वही लड़की है जो कि थोड़ी देर पहले उसे दया सिखाने की बात कर रही थी। लिलिया कहती है कि डेंजन की दुनिया में सब अपने लिए जीते हैं, अगर मदद चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। तभी घायल लड़का लिलिया को पहचान लेता है। खुश होकर बताते है कि वो ब्यूटीफुल स्वॉर्ड्समैन मैगजीन के स्पेशल एडिशन में आ चुकी है और सोचती है कि अब वो फेमस हो रही है। लेकिन ये लड़का बताता है कि उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिलिया को एक बेवकूफ और एक बदनाम गिल्ड की मेंबर बताया गया था। लिलिया उस आदमी की बात सुनकर गुस्से में तिलमिला उठती है और तय कर लेती है कि अब उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि उसके पास पैसे हैं, जुआ खेलकर जीते हुए। ये सुनकर लिलिया तुरंत मान जाती है और पैसे पकड़ लेती है। एरल को इस पूरे मामले में पैसे से ज्यादा उस आदमी को लेकर शक होता है। उसे लगता है कि इस आदमी के शरीर पर कुछ ज्यादा ही खून है। लिलिया इसे अजीब नहीं मानती क्योंकि जब किसी की डिवाइन प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है तो बहुत खून बहते हैं। हर कोई एरल जैसा मजबूत नहीं होता, लेकिन जब भुगतान हो चुका है, लिलिया कहती है कि अब मदद की जा सकती है और वो आदमी उन्हें रास्ता दिखाने लगता है। एरल के दिल में अभी भी वो बेचैनी है। उसे याद आता है कि जब उसने इतना खून बहाया था तब वो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया था, उसे होली वाटर से ठीक किया गया था। इससे एरल तय करता है कि इस आदमी की चोट नकली है। उसे नहीं पता कि वो आदमी क्या प्लान कर रहा है, लेकिन उसे दिलचस्पी लगने लगती है, इसलिए वो खेलने का नाटक करता है और साथ ही चल पड़ता है। जब वो उस छुपे कमरे के पास पहुंचते हैं तो लड़कियों को वहाँ कोई दिखता नहीं। वो आदमी चिंता जताता, लेकिन एरल को आसपास कोई खतरा महसूस नहीं होता। रैना सोचती है कि शायद वो देर से पहुंचे, जबकि लिलिया कमरे में पड़े खून के बड़े से गड्ढे को देख घबरा जाती है, मगर डर की बजाय वो इस बात से खुश हो जाती है कि वहाँ एक गोल्ड कॉइन पड़ा था। वो दौड़कर उसको उठाने जाती है, लेकिन कॉइन छूते ही एक जादुई जाल स्टार्ट हो जाता है। एरल तुरंत कहता है कि ये सही नहीं है और रैना समझ जाती है कि एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप है। तभी वो आदमी अपना असली नाम बताता है। उसका नाम था
दिल और कहता है कि उसे खुशी है कि लिलिया उतनी ही लालची है जितना लोग कहते हैं। वो मानता है कि उसने सबको धोखा दिया और माफी मांगता है क्योंकि ये सब उसका काम था, लेकिन वो खुद भी तब चौंक जाता है जब ट्रैप उसे भी पकड़ लेता है। उसने बताया गया था कि जाल कमरे में मौजूद हर चीज को टेलीपोर्ट कर देगा। सभी अचानक एक अजीब कमरे में पहुंच जाते हैं जिसमें कोई रास्ता नहीं होता। रैना बताते हैं कि उसने इससे पहले ऐसे कमरा कभी देखा नहीं, ये जरूर 14th फ्लोर से भी नीचे का लेवल है। लिलिया दिल से जवाब मांगती है लेकिन गलती से अपना गोल्ड कॉइन लात से दूर कर देती है। उसी समय कॉइन के चारों ओर एक रोशनी फैलती है और सभी को सतर्क होना पड़ता है। दिल बताता है कि उसका काम बस इतना था कि वो उन्हें एक खास जगह तक लेके जाए जहाँ ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाए, और अब वो सभी डंजन की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच गए हैं जहाँ एडवांस लेवल सोर्स गार्ड छुपे हुए हैं। तभी एक सोर्स गार्ड वहाँ आता है। लिलिया तो मानती थी कि क्लास लेवल एक मिथ है, सोचने का समय नहीं होता क्योंकि अगले ही पल एरल उसे झुकाने पर मजबूर कर देता है, नहीं तो उसका सिर उड़ा दिया जाता है। उस हमले से दीवार चूर चूर हो जाती है और लड़कियां हैरान रह जाती हैं कि ये कैसा पागलपन भरा स्किल था, मगर एरल को पहले से पता होता है और वो बताता है कि ये एक डिवाइन एयर स्लाइस है जो हवा में ही एक दूसरी दुनिया जैसा स्लैश मारता है। लिलिया को यकीन नहीं होता इतनी दूर से इतना खतरनाक वार किया जा सकता है, लेकिन ये सब शुरुआत थी। स्वॉर्ड गिल्ड की रफ्तार और ताकत दोनों की एक्सप्रेशन नहीं की जा सकती। वो एरल को दीवार में पटक देता है जिसे वो पूरी तरह तोड़ देता है। लड़कियां डर जाती हैं और सोचती हैं कि एरल की जान गई, लेकिन एरल बताता है कि उसके द्वारा सीखी गई गट स्किल अब काम आ रही है। इतने ज्यादा हमले के बावजूद कि डिवाइन प्रोटेक्शन ज्यादा काम नहीं आई। एरल थोड़ी दूरी बनाता है और अब सामने खड़ा इस मॉन्स्टर से एक ऐसा स्वॉर्ड गार्ड जिसके पास डिवाइन स्टेप जैसी अल्टीमेट मूवमेंट स्किल है जो एरल के ब्लिंक डैश से भी ऊपर है। जहाँ कोई और होता तो इस हालत में डर से कांपने लगता, वहीं एरल इसे अपना सबसे बड़ा एग्जाम मानता है। सबको हैरानी होती है कि वो इस वक्त लड़ाई की सोच रहा है। फिर एरल गायब हो जाता है और उसका जबरदस्त हमला शुरू होता है। लड़कियों ने पहले कभी किसी को इतनी तेजी से हमला करते हुए नहीं देखा था। लिलिया को तभी एहसास होता है कि एरल ने शायद अभी अभी डिवाइन स्टेप कॉपी कर लिया है। तभी वो स्वॉर्ड गार्ड अपनी असली शक्तियां दिखाता है जिससे पूरा कमरा कांप उठता है और सब जमीन पर गिर पड़ते हैं। किसी के शरीर में हिले तक की ताकत नहीं बचती और पूरी ऊर्जा खींच ली गई थी, लेकिन एरल तब भी खड़ा रहता है पूरी तरह नॉर्मल। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ये दबाव पहले झेला हुआ है अपनी माँ के साथ ट्रेनिंग करते वक्त। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन सालों की कठोर ट्रेनिंग के बाद वो इसे सहन करना सीख चुका था। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने बताया था कि डिवाइन प्रेजेंस स्किल से जब कोई अपने दुश्मन को फ्रीज करता है तो उसके बाद वो अक्सर इन्फिनिटी ब्रेक इस्तेमाल करता है, एक ऐसा हाई स्पीड चॉपिंग अटैक जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। उस वक्त एरल ने कहा था कि उसे बस खड़े रहने में ही अपनी सारी ताकत लगानी पड़ रही है, खुद को बचाना मुश्किल होगा। लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि वो थोड़ा हल्का हाथ रखेगी। हालांकि एरल जानता था कि उसकी माँ कभी भी ताकत काबू में नहीं रख पाती थी। एरल की माँ ने भले ही वादा किया था कि वो इन्फिनिटी ब्रेक को हल्के में इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसने फिर से वही गलती दोहरा दी। उसने पूरी ताकत से हमला किया और लगभग पूरा जंगल तबाह कर दिया। अब इस पल में जब एरल खुद ही उसी स्किल का सामना कर रहा था, उसे अपनी माँ की पागल ट्रेनिंग का महत्व समझ आया। जब गॉड वही खतरनाक इन्फिनिटी ब्रेक स्किल तैयार करते हैं तो एरल लिलिया की गोल्ड कॉइन से उसका ध्यान भटकाता है। फिर वो हवा में उछाल लगाकर खुद वो स्किल इस्तेमाल करता है जिसे उसने इतने सालों से सीखा। उसके वार से वो तलवार पूरी तरह चूर चूर हो चुकी थी। लिलिया अपने पति पर फूली नहीं समाती, मगर एरल को फिर याद दिलाना पड़ता है कि वो शादी नहीं कर रहे। रहना थोड़ी सहज हो जाती है, लेकिन लिलिया बीच में टपक पड़ती है और उन्हें याद दिलाती है कि अभी रास्ता ढूंढना बाकी है। तभी एक रोशनी दिखाई देती है जिसे देख एरल सोचता है कि शायद फिर कोई मजबूत दुश्मन मिलेगा, लेकिन ये असल में एक टेलीपोर्टेशन स्पेल होता है। सब समझ जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता है और लिलिया डील को भी साथ चलने के लिए कहती है। डील हैरान होता है, उसे लगता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा या पीट दिया जाएगा। उधर एक बार में रोड एरल की बातों को याद करता है कि एक हाथ से भी लड़ाई मुमकिन है। रोड को ये बात हजम नहीं हो रही। तभी कुछ लड़के पास की टेबल पर बैठकर हंसते हुए बात करते हैं कि उन्होंने कैसे कुछ बेवकूफ एडवेंचर्स को एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंसा दिया। शुरुआत में वो कहते हैं कि डील को छोड़ने में थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर खुलकर हंसते हैं। असल में उन्होंने जानबूझकर डील को ट्रैप के बारे में पूरा सच नहीं बताया ताकि उन्हें ज्यादा हिस्सा मिल सके। वो ड्रैगन पैंग ग्रीड को घटिया बताते हैं और रॉड ये सब सुन लेता है। रॉड गुस्से में उनका टेबल तोड़ देता है और पूछता है कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ क्या किया। तभी जॉर्ज वहाँ आता है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि वो बस उसे दयालुता में उसे खबर देने आया है कि लिलिया और उसके दोस्त एक खतरनाक कमरे में चले गए हैं। रॉड को समझ आ जाता है कि ये सब जॉर्ज की ही चाल है। वो उस पर हमले करने की कोशिश करता है, मगर जॉर्ज आसानी से बच जाता है। रॉड अंदर से टूट जाता है और लिलिया के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी लिलिया और उसके दोस्त बार में पहुंच जाते हैं। वो जश्न मनाने आए हैं। रॉड को चैन मिलता है कि उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन लिलिया बताती है कि ये सब जॉर्ज
की चाल थी और अगर एरल नहीं होता तो शायद वो सब मारे जाते। एरल बताता है कि उन्होंने स्वॉर्ड गॉड को हराया और सही सलामत लौटे। डील ने सब कुछ कबूल किया और बताया कि जॉर्ज ही इसके पीछे था। जॉर्ज कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि डेंजर में हर कोई अपनी सुरक्षा का खुद जिम्मेदार होता है। रॉड कहता है कि जॉर्ज इससे बच नहीं पाएगा, लेकिन जॉर्ज उसे बस एक शराबी कहता है और वहाँ से निकल जाता है वापस अपने गिल्ड में। जॉर्ज गुस्से में अपना कमरा तहस नहस कर देता है। उसका पूरा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। वो मान नहीं पा रहा था कि एरल और उसके साथी अभी भी जिंदा हैं। जब से स्वॉर्ड प्रिंसेस गायब हुई है और उसने ड्यूअल स्वॉर्ड किंग को हराया, तब से वो सोच रहा था कि अब वो सबसे ताकतवर तलवारबाज बनेगा, लेकिन अब एक बिना क्लास वाला लड़का उसके रास्ते में खड़ा है। तब इसके कमरे में एक धुंध भर जाती है और एक रहस्यमय तलवार प्रकट होती है। एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है जो जॉर्ज की नफरत और बदले की भावना को महसूस कर पा रही है। वो कहती है कि वो जॉर्ज की ये खौफनाक भावना देख सकती है और अब वक्त आ गया है कि उसकी चाहत पूरी की जाए।